नमस्कार। अभी मौसम भले ही सर्दी का है, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट आपको राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। आप कहीं भी जाइए चौक चौराहों पे तो एक चर्चा है। ये चर्चा इसलिए है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने शासन के 2 साल पूरे करने वाले हैं। पूरा उन्होंने कर लिया है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम खुद मुख्यमंत्री के साथ हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपने 2 साल जो है वो पूरा कर लिया अपने कार्यकाल का, अपने दूसरे कार्यकाल का। तो मेरा जो पहला सवाल यही होगा कि आपने जो विज़न डॉक्यूमेंट्स, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यही 26 नवंबर 2019 को आपने एक विज़न डॉक्यूमेंट्स जारी किया था, जिसको घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो उन घोषणाओं को इन 2 सालों में कितना अमली जामा आप पहना चुके हैं? देखिए, घोषणा पत्र और सरकार, सरकार पूरे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए होता है। घोषणा पत्र दलीय विशेष का है, लेकिन हम लोगों को घोषणा पत्र में उन्हीं चीज़ों को रखा जो इस राज्य के लोगों के भावनाओं के साथ रहा। और आज आप इसी का एक झलक आप देखेंगे तो पूर्व में जिस तरीके से सरकारें ब्लॉक हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर और राज्य के हेडक्वार्टर से चलता था, आज सरकार ग्रामीण में, गांव में है। आज सरकार यहाँ के लोगों के दरवाजे के समक्ष, आज सरकार उस जगह पर पहुँची हुई है जहाँ कभी भी सरकार की ना नज़रें, ना आवाज़, योजना तो दूर की बात जाती थी। और आज सरकार के साथ ग्रामीण मिलजुल कर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। दिन तो दिन रात में भी लोगों का समस्या का समाधान होता है। और एक विश्वास जो सरकार खो चुकी थी जनता का, उस विश्वास को फिर से जगाने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और आज इसमें बड़े पैमाने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से लोगों की खबरें आ रही हैं। आज 1 महीने के एक सघन ड्राइव के तहत हम लोगों ने सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम चलाया है, जिसके माध्यम से लगभग 35 लाख लोगों का आवेदन सरकार को प्राप्त हुआ। और ये जानकर खुशी होगा कि लगभग 20 से 25 लाख आवेदन ऑन द स्पॉट लोगों को समाधान कर दिया गया। तो ये एक और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस राज्य के गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों से जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमेशा से, सदियों से अपने हक अधिकार के लिए ब्लॉक के चक्कर लगाते रहे, जिला हेडक्वार्टर का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको सिर्फ ठोकरें मिली। लेकिन आज उनकी समस्या का समाधान मिनटों में उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के घर के दरवाजे के समक्ष, उन्हीं के पंचायत भवन में हो रहे हैं। ये तो काबिल तारीफ बात हुई कि सरकार जो है वो जनता के द्वार पे जाके उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज़ादी के इतने साल बाद या झारखंड बनने के इतने साल बाद अभी भी एक सिस्टम जो बनना चाहिए था, वो सिस्टम शायद तैयार नहीं हो पाया? क्योंकि झारखंड की हम केवल बात करें तो ये जो समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्या, मुझे लगता है किसी का ज़मीन विवाद का इशू होगा, किसी को राशन कार्ड नहीं मिला होगा,
किसी के घर में बिजली नहीं आई होगी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्यों नहीं एक सिस्टम ऐसा तैयार हो कि दीर्घकालिक उसका परिणाम दिखे? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सरकार आपके द्वार में इन्हीं सब चीज़ों का समाधान हो रहा है। 35 लाख आवेदन सिर्फ इंदिरा आवास का नहीं है, किसी को राशन की समस्या, किसी को पेंशन की समस्या, किसी की ज़मीन की समस्या, किसी की जाति प्रमाण पत्र की समस्या, किसी की आय प्रमाण पत्र की समस्या, वो सारे जो जिले स्तर पे जो उनकी समस्याएं होती थी उनको वही समाप्त कर दिया गया। जो राज्य स्तर की समस्याएं हैं वो जो ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उपरांत उन सभी दरखास्तों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वो हेडक्वार्टर आकर के उनका समाधान त्वरित रूप से कर दिया जाएगा। तो हमारा आज के दिन में जो राज्य के अंदर जो बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, उन बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम में कोई छूट ना जाए, जिनके लिए बनी है उनको उनका अधिकार मिले, ये हमारा मुख्य फोकस है। एक पलायन का इशू भी आप बहुत जोर शोर से आपकी पार्टी उठाती रही है, उसका समाधान देखिए अभी हम लोगों ने, आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने एक सेफ माइग्रेशन का एक प्रोग्राम कल परसों लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं उनको उससे सुरक्षा मिलेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो ठगे नहीं जाएंगे। देखिए पलायन सच है जो उसको कहेंगे ऐसा नहीं है। पलायन का मतलब कई तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो गया सो आया नहीं। यहाँ लोग रोजगार करने के लिए जाते हैं और रोजगार करने के उपरांत वापस आते हैं। लेकिन इस बीच में जो घटना घटती है और उस समय जब उन लोगों को कोई सूद लेने वाला नहीं होता है, उस समय कैसे वो खुद को उसको कोई सपोर्ट दिया जाए, उसका हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है सेफ माइग्रेशन को लेकर, जिसको नीति आयोग ने भी अभी सराहा है। जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ने एक ऐसा पहल किया है जहां मजदूरों की हितों की बात होती है, जहां मजदूरों की सुरक्षा की बात होती है। और आपने देखा होगा कि इस संक्रमण काल में, इस वैश्विक आपदा में जो प्रवासी हमारे राज्य के वासी हैं, उनके लिए किस तरीके से सरकार चिंतित रही है और किस तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी रही। एक मसला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, क्योंकि कोविड का ही समय है, तीसरे लहर की बात हो रही है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में इन 2 वर्षों में आपने क्या किए? देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बड़ा दायरा है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर रहा है वो बहुत ही, कहा जाए कि आज के दिन में अप्रयोगी है, जो व्यवहारिक रूप से बहुत उसमें कठिनाइयां हैं। साथ साथ में जो हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उन कंडीशनों में अच्छे डॉक्टर की उपलब्धता भी हमेशा से चुनौती रही है। फिर भी सरकार अपने समय समय पर इस विषय को ध्यान में रखकर कुछ कुछ बदलाव करती रहती है, लेकिन कभी कभी उसमें कई अड़चनें भी आती हैं। कुछ अड़चनें स्थानीय स्तर की आती हैं, कुछ अड़चनें भारत सरकार के माध्यम से भी आ जाते हैं। जैसे हमारे राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज, जो नवसृजित मेडिकल कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में हम अभी करंट ईयर में बच्चों का एडमिशन नहीं ले पाए। भारत सरकार की जो संस्था है MCI ने MCI
ने हमें बच्चों का दाखिला लेने से मना किया, और वो एक बहुत बड़ा गैप आज डॉक्टरों की यहाँ पर बनने की छुट्टी, और कारण दिया गया कि हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर हॉस्पिटल इनकम्प्लीट है तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कैसे कर दिया? और जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो बच्चों का एडमिशन हो गया। कहा गया कि उससे प्रोविजनल वो मान्यता मिली थी आपको, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा MCI का कहना है कि उसके बाद जो प्रोविजनल क्या होता है, वो तो कंटिन्यूअस, आज जबकि उस समय 50% भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, और जब हम आज 80% कंप्लीट कर चुके हैं तो उसमें आपने मना कर दिया, क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार थी, कोई पूछने वाला नहीं। और जब एक इंजन को हम लोगों ने किनारे करा तो हम पर तरह तरीके, आज कम से कम एक मेडिकल कॉलेज में 150 बच्चे आते, आज 500-600 बच्चे और 500-600 डॉक्टरों की हमारी किल्लत हो गई। तो और आज जिस तरीके से राज्य की हालात है, उसमें अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी तो राज्य को आगे बढ़ने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपने अभी एक योजना आपने चलाई है कि हमारे जो झारखंड के बच्चे हैं वो विदेश में जाके पढ़ेंगे, सरकार उसको खर्च बंद करे, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है। और तो हम फिर से एक बार, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो वही टारगेट ऑडियंस है, जहाँ जिनके बच्चों को आप विदेश भेजना चाहते हैं, हमारे वही दर्शक हैं, तो फिर से उनको बताइए कैसे उनके बच्चे जो है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने जाएंगे आपकी मदद से। देखिए, हम लोगों ने यहाँ के होनहार बच्चे विदेशों में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनको कई देशों से आमंत्रण भी मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं ये राज्य आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है, और ये ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधन इतने नहीं होते हैं कि इतने बड़े बड़े और इतनी दूर जा कर के वो उच्च शिक्षा ग्रहण करके। इसलिए हम लोगों ने विशेष रूप से पहले चरण में इस राज्य के आदिवासी बच्चों को विदेश के नामचीन कॉलेजों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। उसमें से लगभग 6 बच्चों को भी हम लोगों ने भेज भी दिया। इसकी भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शायद हम लोग कर पाएँ, लेकिन आज जब 6 बच्चे पहुंच चुके हैं और वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसका दायरा आगे बढ़े और आज के बच्चे एक बड़े ऊंची शिक्षा ग्रहण कर देश और राज्य के प्रति समर्पित होते हुए देश और राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक सवाल है कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर कई बार जो हैं वो हमारे राज्य की जनता पूछती है कि अगर कई मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो तो सवाल ज़रूर कीजिए कि ये नौकरी वाला इशू, उस पर सरकार जो है उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही थी। हालांकि कुछ लोग हैं अभी भी अक्सर हाँ इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि सरकार को किसी तरीके से कटघरे पे खड़ा करो, सरकार को बदनाम करो। आज अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया कभी रुकी ही नहीं। हाँ, उसमें गति में
कमी जरूर हम लोगों को करना पड़ा है। गति क्या, पहले तो कभी हुआ ही नहीं नियुक्ति चल भी रही है, गति कम है। वो इसलिए कि अलग राज्य के बाद आज तक किसी भी विभाग में नियुक्ति नियमावली ही नहीं बनी। जब नियुक्ति नियमावली नहीं बनी तो नियुक्ति होगी कैसे? तो आपको यही बात, उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, छठी जेपीएससी के बाद आज तक जेपीएससी यहाँ नहीं हुआ। हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, पूरे 5 साल में ना एक एग्ज़ाम करा पाए, ना पूर्व में एग्ज़ाम हुए रिजल्ट को ही प्रकाशित कर पाए। हमारी सरकार आई, पूर्व की रिजल्ट भी प्रकाशित हुई, एग्ज़ाम भी लिया गया और समय सीमा के पहले रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ। और इस बार के इलेक्शन में इतिहास जेपीएससी ने रचा कि जितने बड़े पैमाने पे लोगों ने आवेदन दिए थे, उतना बड़ा आवेदन ना किसी कमीशन ने देखा है, ना यूपीएससी ने देखा। लेकिन कुछ विवाद जेपीएससी का जो है वो पीछा अभी भी नहीं छोड़ा, आपको बयान देना पड़ा है। तो कब झारखंड के लोग जो हैं बगैर विवाद के नौकरी पा सकेंगे, परीक्षा दे सकेंगे? इस पे थोड़ा इस राज्य के साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य के लोग इतने शांत, सरल और कहा जाए कि एक सहनशीलता की जो क्षमता है वो अपरंपार है। गंदगी तो हमारे पूर्व के सरकारों ने 20 सालों में इतनी कर दी, कोई भी चीज़ें को साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और आज उस गंदगी का छींटा यहाँ भी पड़ता है, छींटा है सिर्फ, वो भी खत्म, आपको खत्म होते दिखाई देगा। आज यहाँ पर जिस मानसिकता के साथ लोग अभी भी अंदर बाहर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस राज्य में, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को आगे बढ़ने का हर प्रयास कोशिश करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को नौकरियों से वंचित रखा जाए। हमने नियमावली बना दी। अब तो स्थिति ये है कि हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कितने जल्दी हम लोग वैकेंसी जेपीएससी को दें और वो निकालें, और वो भी लगातार इस बात के लिए जोर देता आ रहा है कि जल्दी आप लोग अपना रिक्वेशन भेजें ताकि हम लोग वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू करें। इसी बीच भी अगर आप देखें 20 सालों में पहली बार खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, पहली बार खिलाड़ियों की भी नियुक्ति हुई। और मैं गिनाऊं, अभी यहीं बगल में और माजी के कुल्ही गांव में 2000 लोगों को नौकरी दी, उसमें 90% बच्चियां हैं, लड़कियां हैं गारमेंट्स यूनिट्स में। और लगभग हर कार्यक्रम में 100, 150, 50 लोगों की नियुक्ति हम लोग करते हैं। डॉक्टरों की नियुक्ति वो तो चल ही रहा है। आज जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना धरना प्रदर्शन पर रहता हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है, शिक्षा किस दिशा की ओर जा सकता है। इन 20 सालों में हमारे विपक्ष के लोग उनको झुंझुना दिखाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। आज समस्त पारा टीचरों की समस्या का समाधान हम लोगों ने कर दिया। अब 12 महीना में 11 महीने वह शिक्षक स्कूलों में रहेंगे। लेकिन मोराबादी में तो अभी भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। वो क्या उम्मीद ज़्यादा थी आपसे या नहीं? हम बिल्कुल हो सकता है कि उम्मीद भी उन लोगों को हो, क्योंकि यूथ आइकन हमने तो है अभी मैं आपके माध्यम से उनको संदेश भी देना चाहूँगा जो धरना प्रदर्शन पर शामिल है कि आपको धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है।
आप आइए, अपने संगठन के साथ आइए, हमसे वार्ता कीजिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका समस्या का समाधान अगर कानून सम्मत है और उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, निश्चित रूप से उसका समाधान निकाला जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखें, समस्याएं बहुत हैं और आज लगभग 65-70 हज़ार पारा शिक्षक आज बिना डर भय का अपने काम करेंगे। हम आपको क्षणिक राहत नहीं, हम राज्य को परमानेंट राहत देना चाहते हैं। परमानेंट हमेशा के लिए उनको एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं जहां कल आने वाला समय में न कोई धरना प्रदर्शन करे, न कोई अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे, ना ही किसी को इसकी आवश्यकता पड़े। मतलब किसी को ऐसी स्थिति ही आप खत्म करना चाहते हैं। तो नया साल क्या दूरदर्शन पे आप घोषणा कर रहे हैं कि नया साल झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा होने वाला है, रोजगार में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में? देखिए, अभी तो आप देख ही रहे हैं अखबारों में नियुक्ति की वैकेंसीज निकलना चालू हो गई हैं। और तो और यहाँ पर चूँकि गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, तो आपको पता होगा कि इस बार हम लोगों ने जो बच्चों के जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो ये खरीदते हैं, 1000-1500 रुपये का हुआ करता है। बेचारा आज के दिन इस महंगाई में ये गरीब गुरबा बच्चा कहाँ से इन सब चीज़ों को बेयर करेगा। आज आपको पता हो कि हमने उन सब को एक सिर्फ ऑनरेरी 100 रुपया 50 रुपये में फॉर्म उपलब्ध कर भरने का हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है। एक सवाल, क्योंकि कोविड का समय है और कार्यक्रम हम खत्म करेंगे, उससे पहले ये जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहती है कि तीसरी लहर आने वाली है, उसको लेके सरकार कितना तैयार है? देखिए, पहली दूसरी लहर को भी हम लोगों ने बहुत संवेदनशील के साथ उसके साथ हम लोग रहे और उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो तीसरी लहर सामने आके खड़ी है। तो अब चूँकि इस वैश्विक महामारी को हम नहीं मानते हैं कि ख़त्म हुआ, वो अभी भी हमारे साथ चल रहा है और आगे कितने समय तक चलेगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी पूरी चिंता बनी हुई है और पूरी महकमा इस विषय पर अपडेटेड और गतिविधियों को नज़र रखते हुए अपडेट रहता है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी समस्या, अब चूँकि ये समस्या ऐसा है कि आप चाह करके भी अलग नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वैश्विक महामारी में न जिसका शकल है न सूरत है, रोज़ नित नए चेहरे के साथ आ रहा है। तो जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, आप मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ जगहों पर ना जाएं और हाथ लगातार धोते रहें, जैसे ही प्रिकॉशन इस संक्रमण से लड़ने का सबसे कारगर उपाय है। बाकी चीज़ें तो ऑक्सीजन, आईसीयू, सीसीयू, जनरल बेडेड तो उपलब्ध हैं ही, लेकिन इससे जीतने का एक ही उपाय है जो हर व्यक्ति के पास है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई एक ऐसा काम अभी आप चाहते हो कि आपको करना है और आप कर नहीं पा रहे हैं और अगले साल में ये प्रण है आपका कि इसको करेंगे? देखिए, काम तो बहुत है और सभी काम प्राथमिकता पर है। हमारी कोशिश है कि राज्य की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट हम लोगों ने देने का प्रयास किया है, वो मुस्कुराहट एक लंबे समय तक बने रहे। इस वजह से हमारी कोई भी कार्य योजना है, वो कार्य योजना 25 से 30 साल आगे देख कर करने का प्रयास हो रहा है, ताकि उसका लाभ एक लंबे समय तक हमारी आने वाली पीढ़ी को मिल सके।
मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इनको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनका कहना है कि इनकी कोशिश है कि आगे भी झारखंड की जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट कायम हो और इसके लिए ये दीर्घकालिक योजना पे काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।